नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 30 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 30 का जो पहला क्वेश्चन है कि इंद्रहार दर्रा हिमाचल प्रदेश की किस पर्वतमाला में स्थित है। तो अगर बात करें इंद्रहार पास की, तो ये हिमाचल प्रदेश की कौन सी माउंटेन रेंज के अंतर्गत आता है। तो ये आपका कौन सी माउंटेन रेंज के अंतर्गत आता है, तो ये धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत आता है। बात करें आपके इंद्रहार दर्रे की, इंद्रहार जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में किन किन जगहों को जोड़ने का काम करता है या फिर किन किन की सीमाओं पर स्थित है। तो अगर बात करें इंद्रहार दर्रे की, तो ये कांगड़ा को भरमौर से जोड़ने का काम कर रहा है। तो कांगड़ा को भरमौर के साथ कौन जोड़ता है, तो कांगड़ा को भरमौर से जोड़ने वाला दर्रा जो है वो है आपका इंद्रहार दर्रा। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो इंद्रहार दर्रा है इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इंद्रहार दर्रे की जो ऊंचाई है वो आपकी 4320 मीटर है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है, या फिर 4320 मीटर जो है वो आपकी इंद्रहार पास की ऊंचाई है। साथियों, अगर बात करें कांगड़ा को भरमौर से जोड़ने वाले दर्रों की, तो कांगड़ा से भरमौर को जोड़ने वाले दर्रा है, एक है इंद्रहार दर्रा, इंद्रहार के अलावा एक है निकोरा दर्रा। तो निकोरा दर्रा किससे किसको जोड़ता है, तो निकोरा दर्रा भी कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। और निकोरा दर्रे की जो हाइट है वो 4750 या 4750 मीटर है। साथियों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एचपी टेट जून 2026 की, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 रुपीज़ मंथ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज। जो क्लास लाइव होगी उस क्लास को आप सेम एज इट इज़ रिकॉर्डेड कभी भी और किसी भी समय देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, एवरी सैटरडे आपका वीकली टेस्ट रहने वाला है, तो आप 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा दर्रा है जिसका मतलब लाशों का ढेर है। तो लाशों का जो ढेर है वो आपका किस दर्रे को कहा जाता है, तो रोहतांग दर्रे को लाशों का ढेर कहा जाता है। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला पूछता है कि दराटी दर्रा किससे किसको जोड़ता है। तो दराटी दर्रा चंबा को पांगी से जोड़ता है। तो चंबा को पांगी से जोड़ने वाला हिमाचल प्रदेश का मुख्य दर्रा, तो चंबा को पांगी से एक तो जोड़ता है आपका दराटी दर्रा। दराटी के अलावा सांच, भाई सांच दर्रा किससे किसको जोड़ता है, तो सांच दर्रा भी है, ये भी आपका किससे, तो सांच दर्रा हो गया, आपका दराटी दर्रा हो गया, ये सब जो है वो किससे किसको जोड़ता है, चंबा को पांगी से जोड़ता है। उसी प्रकार आपका लाहौल और स्पीति में कौन कौन से दर्रे हैं। तो अगर बात करें लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति में आपका है कुंजुम दर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौल को स्पीति से जोड़ने वाला जो फेमस दर्रा है वो है कुंजुम दर्रा। कुंजुम दर्रे की जो ऊंचाई है वो बहुत बार पूछी गई है, तो 4520 मीटर यहाँ पे कुंजुम दर्रे की ऊंचाई है। फिर कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि बारह लच्छा दर्रा किससे किसको जोड़ता है। तो बारह लच्छा दर्रा भी लाहौल को स्पीति से जोड़ता है, आपका शिपकिला दर्रा भी लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। तो ये भी सारे के सारे दर्रे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे दर्रे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये आपका कौन कौन से दर्रे, कुंजुम दर्रा, बारह लच्छा दर्रा, शिपकिला दर्रा, ये सारे के सारे लाहौल स्पीति में। उसी प्रकार आपके अगर मैं बात करूं आपका लालूनी दर्रे की, तो ये भी कहाँ पर है, ये भी आपका लाहौल स्पीति में है। तो साथियों, ये सारे के सारे दर्रे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और जो दर्रे परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन दर्रों को आपने डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो उसने कहा था किताब किसने लिखी है। अगर बात करें हु रोड द बुक, उसने कहा था, तो उसने कहा था जो बुक है वो लिखी है भाई चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, उसने कहा था बुक ये लिखी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो आपके टेट परीक्षाओं में बार बार आ रही, मैं उन्हीं किताबों की आज बात करूंगा, कम से कम 10 किताबों की बात करूंगा। उसी प्रकार आपका परीक्षा में कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र नामक किताब की रचयिता कौन है। तो अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है, इस पुस्तक की रचयिता है कौटिल्य। तो कौटिल्य जो है वो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचयिता है। फिर कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इंडिका जो पुस्तक है वो लिखी है मेगस्थनीज ने। उसी प्रकार आपका राज तरंगिणी, तो राज तरंगिणी लिखी है कलहण ने। कई बार आपकी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गीत गोविंद पुस्तक के रचयिता कौन है। तो गीत गोविंद के है जयदेव किरण। उसी प्रकार आपका हर्षचरित, तो हर्षचरित किसका है, बाणभट्ट का। बाणभट्ट की जो एक किताब है जिसका नाम है हर्षचरित। पद्मावत, पद्मावत जो पुस्तक है वो किसकी है, मलिक मोहम्मद जायसी। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है वो आपकी किसकी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे।
उसी प्रकार आपकी एक बुक है अनहैप्पी इंडिया, तो अनहैप्पी इंडिया जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखी है लाला लाजपत राय। कई बार आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोदान और गब्बन के राइटर कौन है? तो गोदान और गब्बन के जो लेखक है वो है आपके मुंशी प्रेमचंद। तो ये नाम आपको सारे के सारे नाम याद रखने हैं। उसी प्रकार आपका मेरे भाई क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि आपका एक पुस्तक है जो बार बार परीक्षा में पूछी जा रही है, उस पुस्तक का नाम है आपका वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो बुक है उसके राइटर है वीर सावरकर। कौन है मेरे साथी? वीर सावरकर। तो वीर सावरकर का नाम भी आपको जरूर याद रखना है। उसी प्रकार आपका आईने अकबरी, आपको पता ही है कि ये बुक जो लिखी है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। आईने अकबरी जो लिखी है वो लिखी है आपके अबुल फजल ने, और पद्मावत लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी। तो चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की प्रथम विधानसभा गठित हुई? तो हिमाचल प्रदेश की जो प्रथम विधानसभा गठित हुई थी वो कब हुई थी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो ये आपके 1952 के आसपास हिमाचल प्रदेश की पहली विधानसभा गठित होती है। तो जब हिमाचल प्रदेश की पहली विधानसभा गठित होती है तो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। तो डॉक्टर वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। डॉक्टर वाई.एस. परमार की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कुल 4 बार मुख्यमंत्री बने थे, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। 4 बार डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अच्छा, सर्वाधिक बार हिमाचल के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सर्वाधिक बार वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के कुल 6 बार मुख्यमंत्री बने। ये इनके बारे में भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री कौन है? तो दूसरे मुख्यमंत्री थे ठाकुर रामलाल। ठाकुर रामलाल हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री ठाकुर रामलाल थे, लेकिन क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि जो हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री ठाकुर रामलाल थे, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो हिमाचल प्रदेश में जो आपके ऐसे मुख्यमंत्री जो गैर कांग्रेसी थे, तो गैर कांग्रेसी जो कांग्रेस पार्टी से संबंध नहीं रखते थे, तो उनका नाम था शांता कुमार। शांता कुमार टोटल 2 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री बने। पहली बार 1977 में शांता कुमार को हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना गया, और ये जो है वो सुलह कांगड़ा सीट से उस समय जीत के आए थे। तो शांता कुमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे जो कि कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, जनता पार्टी से चुने गए थे, और पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे डॉक्टर आपके शांता कुमार। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो पहले राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के थे एस चक्रवर्ती। एस चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। और क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले उप राज्यपाल कौन थे? तो पहले उप राज्यपाल थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को डिटेल से याद रखना है। साथियों, बात करें आपका किसकी बात करें आपके हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की, तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जो है वो 68 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 68 सीटें हैं। ये क्वेश्चन कई बार जो है वो परीक्षा में पूछा जाता है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में आपकी 68 सीटें हैं, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि विधानसभा में आपकी 68 सीटें तो है, लेकिन आप ये बताइए कि उसमें से आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो 20 में से आरक्षित है आपका 68 में से आरक्षित है 20 सीटें। टोटल विधानसभा में सीटों की संख्या 68 है। 68 में से 20 आरक्षित है, 17 सीटें एससी के लिए है और 3 सीटें एसटी के लिए है। तो ये बात अनुसूचित जाति के लिए 17 है और अनुसूचित जनजाति के लिए आपकी कितनी है? 3 है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। सर्वाधिक जो विधानसभा की सीटें हैं वो कांगड़ा में है। कांगड़ा में मेरे दोस्त 15 सीटें हैं। और बात करें मंडी की, तो मंडी में विधानसभा की 10 सीट है। उसी प्रकार शिमला में 8 है, और 5 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे 5-5 सीटें हैं। सिरमौर, मंडी, मासू, चंबा। तो सिरमौर, मंडी, मासू और चंबा 4 ऐसे ज़िले, नहीं माफ़ी चाहूँगा, कौन कौन से 5 ज़िले हैं भाई? तो सिरमौर है, सोलन है, सिरमौर, सोलन, चंबा,
उन्ना और हमीरपुर। मैंने तो वो बता दिए। SMMC जो ट्रिक है वो है आपका हिमाचल प्रदेश के गठन का। हिमाचल प्रदेश के गठन के समय जिले होते थे सिरमौर, मंडी, मासू, चंबा। वहाँ पे वही विधानसभा की सीटें अलग अलग है, लेकिन जो 5 सीटों वाले जिले हैं वो 5 है। कौन कौन है? चंबा, सिरमौर, सोलन, हमीरपुर और उन्ना। यहाँ पे जो विधानसभा की है वो 5-5 सीटें हैं। सर्वाधिक सीटें कांगड़ा में 15 है, मंडी में 10 है, शिमला में 8 है और 5 जैसे ज़िले हैं जहाँ पे 5-5 है। सोलन है, सिरमौर है, हमीरपुर है, उन्ना है और आपका चंबा है। वही बिलासपुर और कुल्लू वहाँ पे 4-4 है और किन्नौर और लाहौल स्पीति में कितनी है? 1-1 है। ये सारी की सारी विधानसभा सीटों की संख्या आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रूपी भाभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो अगर बात करें रूपी भाभा वन्यजीव अभयारण्य की तो ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। किन्नौर में एक आपका रूपी भाभा है। रूपी भाभा के अलावा रक्षम छितकुल। रक्षम छितकुल कहाँ है? तो रक्षम छितकुल वन्यजीव अभयारण्य भी किन्नौर में है। किन्नौर में ही आपका लीपा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो किन्नौर में 3 है, रूपी भाभा है, रक्षम छितकुल है, लीपा असरंग है। ये सारे के सारे वन्यजीव अभयारण्य जो है वो किन्नौर में स्थित है। बात करें हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़े वन्यजीव अभयारण्य की। अच्छा, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है किब्बर किस जिले में है? तो किब्बर जो वन्यजीव अभयारण्य है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में। ये हिमाचल का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। ये आपका 1400 स्क्वायर किलोमीटर, 1400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि आपका दरान घाटी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो दरान घाटी वन्यजीव अभयारण्य आपका हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में है। उसी प्रकार आपका क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि तालरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो तालरा वन्यजीव अभयारण्य भी आपका शिमला जिले में स्थित है। साथियों, ये सारे के सारे वन्यजीव अभयारण्य आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। उसी प्रकार आपका चूड़धार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो चूड़धार वन्यजीव अभयारण्य एक छोटा सा वन्यजीव अभयारण्य है जो कि सिरमौर जिले में है। उतना भी छोटा नहीं है, 66 वर्ग किलोमीटर में है। तो 66 वर्ग किलोमीटर में आपका चूड़धार वन्यजीव अभयारण्य फैला हुआ है। उसी प्रकार आपका रेणुका जो है आपका सिरमौर जिले में और ये 4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। कुल्लू की वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो कुल्लू में आपका तिरथन वन्यजीव अभयारण्य है। कुल्लू में आपका कन्वर वन्यजीव अभयारण्य है, आपका कोकन है, आपका मनाली है, आपका कायस है। तो ये सारे का सारा कहाँ पे है? कुल्लू में। कायस हो गया, आपका कोकन हो गया, आपका मनाली हो गया, आपका तिरथन हो गया। ये सारे के सारे वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में राज्यसभा का विपक्ष का नेता कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता है मल्लिका अर्जुन खड़गे। तो मल्लिका अर्जुन खड़गे जी वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता है। साथियों, बात करें मल्लिका अर्जुन खड़गे की तो ये वर्तमान में साथ में INC के अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और साथ में क्या है? राज्यसभा में विपक्ष के नेता। तो 2 क्वेश्चन एक साथ यहाँ पे बनते हैं, राज्यसभा के विपक्ष के नेता और साथ में क्वेश्चन बनता है आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष, तो वो मल्लिका अर्जुन खड़गे है। अगर राज्यसभा पूछा है तो अगले बार लोकसभा भी पूछ सकता है और पूछा भी गया था अभी टेट परीक्षा जो पीछे हुई थी मेरे साथ ही। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया कि लोकसभा के वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है तो वो है आपके राहुल गांधी। कौन है भाई? राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता है। ये बात आपको याद रखनी है बेहतरीन तरीके से। साथियों, बात करें आपके अखिलेश यादव, ये आपके विपक्ष के नेता नहीं है। ये क्या है? आपके पूर्व मुख्यमंत्री है। आपके कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री है? आपके उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो है इस समय वर्तमान में। साथियों, बात करें वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री भारत के जो है वो है हरदीप सिंह पुरी। कौन है साथियों? तो इनका नाम है साथियों हरदीप सिंह पुरी। तो हरदीप सिंह पुरी का नाम आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री, तो भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री है भूपेंद्र यादव। तो भूपेंद्र यादव का नाम भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। साथियों, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वर्तमान में भारत के कोयला एवं खान मंत्री है तो वो श्री किशन रेड्डी है। कौन है जी? श्री किशन रेड्डी वर्तमान में भारत के कोयला और खान मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली 10 वर्षीय जनगणना कब हुई? तो भारत में पहली 10 वर्षीय जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई, जिसको नियमित दशकीय जनगणना कहा जाता है। ये जनगणना 1881 में हुई थी और ये हर 10 साल के बाद जो जनगणना होती है वो इसको कंटिन्यूसली सेंसस बोलते हैं। मतलब कि हर 10 साल के बाद होने वाली जनगणना को क्या बोला जाता है? नियमित जनगणना, जो कि लॉर्ड रिपन के समय करवाई गई थी।
और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पहली बार जनगणना कब हुई, खाली जनगणना की बात करें तो वो हुई थी लॉर्ड मेयो के समय। लॉर्ड मेयो ने जो है वो भारत में पहली बार 1872 में जनगणना कराई। लेकिन अगर 10 वर्ष वाली जो अब जो जनगणना होती है वो हर 10 वर्ष के बाद होती है, तो वो जनगणना करवाई थी लॉर्ड रिपन ने 1881 में। और खाली जनगणना जो शुरुआत करी थी भारत में 1872 में किसने करी थी, लॉर्ड मेयो ने करी थी। दोनों क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और अंतिम जो जनगणना अभी तक हुई है वो 2011 में। अब जो जनगणना होनी तो 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण ये जनगणना इस बार नहीं हुई। तो 2011 में भारत में जो जनगणना होती है वो आपकी 15वीं नंबर की जनगणना थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। भारत की जो जनगणना है वो आपके कौन करवाते हैं। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत के जनगणना जो आयुक्त है वो कौन है, मृत्युंजय कुमार नारायण। तो मृत्युंजय कुमार नारायण क्या है, वर्तमान में भारत के जनगणना आयुक्त है। तो साथियों, मृत्युंजय कुमार नारायण जो है वो क्या है, वर्तमान में भारत की क्या है, रजिस्ट्रार जनरल या फिर जनगणना आयुक्त है। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। और अगर बात करें स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त की, तो साथियों उनका नाम था R.A. गोपाल स्वामी। तो R.A. गोपाल स्वामी भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। भारत की जो जनगणना है वो गृह मंत्रालय के अधीन ये काम करती है। भारत का जो जनगणना बोर्ड है वो आपका गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।